दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आप सभी का महाभारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सबसे पहले वो 3 खबरें बताएंगे जिन्हें जानने के लिए ये समझना होगा कि आखिर उसकी पूरी रूपरेखा कैसे तैयार हुई। देखिए, सवाल बड़ा है, क्या हाफिज निकलेगा और जहन्नुम पहुंचेगा? कल तक आतंकी मसूद अजहर के परिवार को मुआवजा देने वाले पाकिस्तान में अब आतंकी की रिहाई की मांग उठने लगी है। हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़कों पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला गनमैन, आसमान से आती कोई ड्रोन सुसाइड कब हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा कोई नहीं जानता। दर्शकों, एक और खबर मैं आपको बता दूं, भारत की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया भारत की स्वदेशी मिसाइलों की मुरीद हो गई है। विश्व भर में बाहुबली ब्रह्मोस से लेकर आकाश तीर तक की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े देश भारत से मिसाइल खरीदने की गुहार लगा रहे हैं। क्यों होने लगी है पूरी दुनिया में डिमांड, बताएंगे आपको बताएंगे कैसे भारतीय मिसाइलों और ड्रोन्स की ताकत, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कमाल करके दिखाया। कुछ लोग जो भारत में रहते हैं, मैं तीसरी खबर आपको बता रही हूं जो जानना बहुत जरूरी है। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के ही खिलाफ गद्दारी भी करते हैं। एक तरफ भारतीय सेना ने सिंदूर उजाड़ने वाले गद्दार देश को मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि भारत की ताकत क्या है, तो दूसरी तरफ ज्योति नाम की महिला भारत के ही खिलाफ गद्दारी कर रही थी। ज्योति की गद्दारी के एक एक राज खोलेंगे, दिखाएंगे कि आखिर ये खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता लगा कि ज्योति असल में क्या कर रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन दर्शकों, इन सबसे पहले एक बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है कि कैसे एक आतंकी ढेर होता है। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामानी ढेर हुआ है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सिंध के मतली फलकरा चौक के पास यह आतंकी मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है ये आतंकी। पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामानी ढेर किया गया है। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इस आतंकी को ढेर किया है और ये मोस्ट वांटेड आतंकी था। सैफुल्लाह खालिद लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। लश्कर तैयबा ने भारत में हमलों की तैयारी करने के लिए टास्क दिया था, जिसके बाद ये नेपाल में कई सालों तक बेस बनाकर वहां से लगातार भारत में आतंकवादी हमले करवा रहा था। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमलों में शामिल था। महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय में साल 2006 में हमले की साजिश इसी आतंकी ने रची थी। 2001 में रामपुर में CRPF कैंप पर हमला करवाया था और बेंगलोर में 2005 में भी हमला करवाया था। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सीज फायर की सांस पर अभी भी पाकिस्तान जिंदा है, लेकिन भारत ने ऐलान कर दिया है कि उसकी एक भूल, यानी कि पाकिस्तान की एक भूल सरहद को धूल में मिला देगी। लेकिन 10 मई को सीज फायर का कटोरा लेकर पाकिस्तान कैसे ट्रंप से लेकर ड्रैगन के दर तक मत्था टेकता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम उसे केवल भारत ने दिया। और 54 साल बाद एक बार फिर से लिख दी गई 1971 वाली सरेंडर की कहानी। आखिर तब क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान के लिए कहावत एकदम सटीक बैठ रही है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। क्योंकि सीज फायर होता खत्म तो आतंकिस्तान का महाविनाश तय था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के कायराना हरकत के बाद भारत इस बार आर पार के मूड में है। भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान की नींव में दरार डाल दी थी। इसलिए पाकिस्तानी सरहदें बचाने के लिए पाकिस्तान ने नई दौड़ लगानी शुरू कर दी। पहले पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया। पाकिस्तान को अमेरिकी शिविर में भाव नहीं मिला तो उल्टे पांव लौटा पाकिस्तान भारत के सामने जिंदा रहने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई 4 दिन के 100 घंटे के प्रहार में मोदी ने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की पूरी फिल्म फाइनल कर दी। बर्बाद पाकिस्तान अपनी सरहदें बचाने के लिए पूरी दुनिया में माथा टेक रहा था, लेकिन एक बार फिर उसे रहम की भीख भारत ने ही दी। सीज फायर की कहानी पूरी तरह से बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट की तरह रही, बिल्कुल उसी तरह जो 54 साल पहले 1971 में लिखी गई थी। पाक डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से हॉटलाइन पर बात की। डीजीएमओ पाक ने फोन कॉल पर सीज फायर की रहम मांगी। पाक डीजीएमओ ने इज्जत से पीछे हटने का रास्ता मांगा। पाक डीजीएमओ के लिए ये हार मानने जैसा प्रस्ताव था। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. 4 दिनों तक लगातार झेलती हार, तबाह एयरबेस, टूटे एयर डिफेंस सिस्टम और बिगड़ी कूटनीतिक स्थिति की पूरी फिल्म ने बता दिया कि पाकिस्तान ने इस बार भारत को गलत हालात में छेड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को न पानी दिया न रहम। पाकिस्तान के आतंकी गुर्गे खानदान समेत जमीन के साथ खत्म कर दिए गए। फटेहाल पाकिस्तान की दशा और दिशा देखकर अब दुनिया के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय भी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिए हैं जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भारत पर बुरी नजर उठाकर देखना कितना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर अलग अलग जगहों से हमले किए थे, लेकिन भारत के ब्रह्मास्त्र हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तैयार आकाश तीर से लेकर तमाम मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तानियों की हेकड़ी निकाल दी। इसलिए तो अब विदेशी बाजारों में भी इंडियन हथियार की डिमांड बढ़ गई है। दिखाते हैं आपको हिंदुस्तान की ताकत। सबसे पहले जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिए जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। अब दुनिया मांग रही है इंडियन हथियार, अभेद्य आकाश तीर। भारत का ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है ये। दुश्मन की चाल को हवा में ही खत्म करने की क्षमता है इसमें। रडार और सैटेलाइट से लाइव फीड कलेक्शन की ताकत है इसमें रडार, सैटेलाइट और फायर गन शामिल है। हवा में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। दुश्मन और दोस्त ड्रोन की पहचान की भी क्षमता है इसमें। दुश्मन की पहचान होते ही ऑटोमेटिक हमला करता है, ताबड़तोड़ वार किया जाता है। काउंटर अटैक के लिए घातक हथियार में शामिल है ये। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से देखिए भारत को ऑटोमेटिक एयर डिफेंस पूरा सिस्टम मिला है और ये आकाश तीर की जो ताकत है वो पूरी दुनिया ने देख ली है। पूरी दुनिया में डंका इसका बज रहा है। हर कोई कह रहा है कि भाई हमें भी दे दो। इसलिए तो कह रहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कि भारत अब इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर है। अब मैं आपको जो अगला बता रही हूं उसको भी जरा गौर से देखिए। दुश्मनों का काल भार्गव अस्त्र, इसकी भी चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। इसकी खासियत आप देखिए, सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। वहीं 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। ड्रोन हमले को नाकाम करने में भी सक्षम है। इसके अलावा ड्रोन को गाइडेड माइक्रो हथियारों से ये निशाना बनाता है। 64 माइक्रो मिसाइल एक साथ लॉन्च करने की क्षमता है। आप सोच रहे हैं कि 64 मिसाइल, संवेदनशील इलाकों में इसको तैनात किया जाता है। वहीं संवेदनशील इलाकों में तैनात करने के साथ ही मैं आपको बता दूं 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रोन को तबाह करने में यह सक्षम है। यही इसकी ताकत है, यही इसकी यूएसपी
है सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। लेकिन अब जरा गौर से देखिए, जो मैं अगली ताकत आपको भारत की बता रही हूं, स्वदेशी हथियार, ये है देखिए दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, भारत का ये ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मैं बता रही हूं, जिसको बाहुबली ब्रह्मोस भी कहा जाता है। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है, रफ्तार इतनी कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में काफी सक्षम है। आप देखिए जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च करने में सक्षम है। भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है और इसकी ताकत पूरी दुनिया ने देख ली है, इसलिए इसको कहा जा रहा है ये बाहुबली ब्रह्मोस है। लेकिन अब देखिए ये ताकत भारत की यहीं पर खत्म नहीं हुई है, यहीं पर खत्म नहीं हुई, अभी और आप सुनते जाइए कि नया भारत है, ये बदलता भारत है, ये कैसे छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है और बताता है कि कैसे हम दुश्मनों पर वार कर सकते हैं। अब अगला आप देखिए, ये नागास्त्र है, ड्रोन की रेंज लगभग 30 किलोमीटर बताई जा रही है, सटीक हिट करने में एकदम सक्षम है, दिन रात निगरानी कैमरों से लैस है, 1 किलोग्राम वॉरहेड ये ले जा सकता है, 4,500 मीटर ऊपर से हमला करने में सक्षम है, रडार की पहुंच से दूर रहने की क्षमता इसकी खासियत है कि कैसे दूर रहना है, कैसे अपना बचाव करना है और कैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो ये सब कुछ जो आपको मैं बता रही हूं ना दर्शकों, ये भारत की ताकत है, ये स्वदेशी हथियार हैं, मिसाइलें हैं, ये वो चीजें हैं जिनको अब दुनिया भर से 10 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी चाहिए। लेकिन अभी आप एक और देखिए, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के बारे में मैं आपको बताती हूं, ये 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिए, लंबे समय तक आसमान में रहने की इसकी क्षमता, आराम से आसमान में रहेगा और वहीं से वार करेगा, लक्ष्य की पहचान और सटीक हमला ये कर सकता है। ऑपरेटर को नियंत्रण की जरूरत नहीं है कि आप उसे कैसे नियंत्रण करें, कैसे कंट्रोल करें, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये ताकत मैंने आपको बता दी है, ये भारत की ये स्वदेशी मिसाइल है और इन्हीं सब की वजह से, इसी सब शक्ति की वजह से पाकिस्तान 4 दिनों के भीतर घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा कि भाई हमें तो भारत से डर लग गया है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का वीडियो वायरल हुआ है, पाक आर्मी के साथ दिखाया आतंकी मोहम्मद शोएब। शुक्रवार को एलओसी पर पहुंचा था लश्कर कमांडर, एलओसी पर घुसपैठ कराने की कोशिश, लश्कर आतंकियों की मिली है नई लोकेशन, पीओके में छिपे आतंकियों का ये नया अड्डा है। बड़ी खबर, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, मोहम्मद शोएब जो कि लश्कर का आतंकी है, अबू मूसा लश्कर कमांडर है, पाकिस्तानी आर्मी के साथ दिखा है मोहम्मद शोएब। ये बड़ा सवाल कि आखिर क्या कर रहा था आर्मी के साथ। शुक्रवार को एलओसी पर पहुंचा था लश्कर कमांडर, इसलिए बार बार कहा जाता है पाकिस्तान की आर्मी पूरा संरक्षण आतंकियों को देती है, पूरी तरीके से पाला पोसा जाता है और इनकी हुकूमत मानी जाती है। जो आतंकी कहेंगे वो आर्मी करेगी, जो आर्मी कहेगी वो आतंकी करेंगे। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के साथ मोहम्मद शोएब दिखा, आखिर अब क्या कुछ ये मुलाकात कह रही है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। ये पहचान है कि पाक आतंकियों को पालता भी है और पोसता भी है। एक तरफ सीजफायर ने आतंकिस्तान की जान कुछ समय के लिए बचा ली है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हथियारों के दम से पाकिस्तान की हवा एकदम टाइट है। और अब इन सब के बीच आतंकी हाफिज की रिहाई की मांग पाकिस्तान में होने लगी है। बार बार कहा जा रहा है कि भाई हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाए, लेकिन अगर हाफिज सईद को रिहा कर दिया जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, ये रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर तो पाकिस्तान ने देख लिया, अब पाकिस्तान आगे देखेगा सिंदूर के लाल रंग का इंतकाम। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा है। उन तस्वीरों को एक बार फिर से अपने जहन में ताजा कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी मरकज से खबर ही ऐसी आ रही है। पाकिस्तान के भूतकाल ने पाकिस्तान का विभाजन देखा था, पाकिस्तान के वर्तमान ने पाकिस्तान में आतंकी मरकजों के साथ साथ पाकिस्तान में पलते आतंकी सपोलों का जनाजा देखा है। अब पाकिस्तान का भविष्य भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर देखने वाला है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेंज करता जा रहा था। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है।
हाफिज के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मिस्ट्री मौत वाली साजिश की पहली साजिश चली जा चुकी है। पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से आता कोई सुसाइड ड्रोन कब हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा। सर्वदलीय बैठक में की गई आतंकी की रिहाई की मांग। हदियत उल हादी पाकिस्तान ने आयोजित की थी बैठक। हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का दावा करता है पाकिस्तान। तो ये बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग की गई और ये कहा गया कि आतंकी को रिहा किया जाए। ये हदियत उल हादी पाकिस्तान ने आयोजित की थी पूरी बैठक और इसी बैठक में ये मांग की गई कि कैसे छोड़ना है, क्या आगे कदम उठाना है। हाफिज की झूठी गिरफ्तारी का दावा भी ये पाकिस्तान करता है। और दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति पर किसी भी तरीके का संदेह नहीं किया जा सकता है, नो डाउट, किसी भी तरीके से, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को यह बताया है कि कैसे 100 घंटे के भीतर हम पाकिस्तान को घुटने पर ला सकते हैं। मोदी की नीति ने पॉलिटिकल स्ट्राइक के तहत बताया है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते थे, जो बार बार कहते थे कि हमें सबूत चाहिए, जो अनेकों तरीके के पॉलिटिकल प्रहार करते थे, अब वो पूरे विश्व भर में वही विपक्षी खेमे के नेता जाएंगे, पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और बताएंगे कि कैसे भारत सरकार ने ठोस रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर की इस बड़ी सफलता को अंजाम दिया। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि कैसे भारतीय सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य को बखूबी तरीके से निभाया। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से मुनीर हो या शहबाज, भारत के इस पराक्रम के बाद सबकी हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान में खलबली मच गई और दुनिया को पता चल गया, नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। मात्र 100 घंटों के अंदर हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान में घुसकर जो तांडव मचाया, पूरी दुनिया ने उसका नजारा देखा। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। सिर्फ एलओसी ही नहीं, मोदी की मार अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी दिखती है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मान लिया हमने कोई मध्यस्थता नहीं की, मतलब साफ है, मोदी ने दुनिया को भी भारत की ताकत से रूबरू करा दिया। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. चीन हो या अमेरिका, रूस हो या यूरोप,
भारत अब सिर झुकाकर नहीं, आंखों में आंख डालकर बात करता है। G20 हो, ब्रिक्स हो या यूएन, मोदी की विदेश नीति की गूंज हर मंच पर सुनाई दी। अब बात राजनीति की, यानी पॉलिटिकल स्ट्राइक की। कल तक जो विपक्ष मोदी पर सवाल उठा रहा था, वही अब विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, राफेल डील को घोटाला कहने वाले, आज वही नेता सरकार के पराक्रम की मिसालें देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा को विश्व समुदाय के सामने उजागर करेंगे। जिसमें कौन कौन से सांसद शामिल होंगे, ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से, एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी, शिवसेना उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी समेत 20 नेता होंगे। ये सिर्फ सरकार की रणनीतिक जीत नहीं, ये है भारत की एकजुटता की जीत। मोदी की लीडरशिप में विपक्ष भी गर्व महसूस कर रहा है। मोदी की 3 स्ट्राइक, कॉम्पैक्ट, ग्लोबल, पॉलिटिकल और हर बार जीत सिर्फ भारत की। ये है नया भारत जो जवाब देता है और असरदार तरीके से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने किया हमला। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला होता है। हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है। ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी सैनिकों पर विद्रोहियों ने हमला किया है। वजीरिस्तान में पाक आर्मी के काफिले पर हमला हुआ है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी मिल रही है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत की नकल करता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेज रही है, तो पाकिस्तान भी भारत की देखा देखी में अपना एक डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो दुनिया में जाकर बताएंगे क्या वो ये बताएंगे कैसे भारत ने उन्हें उनके घर में घुसकर पीटा? क्या वो ये बताएंगे कैसे भारत की मिसाइलें लगातार पाकिस्तान के ड्रोन्स को निष्क्रिय करती रहीं? क्या वो ये बताएंगे कि महज 4 दिनों में पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक गया? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अक्ल नहीं लगा रहा है पाकिस्तान। जो भारत कर रहा है उसी की देखा देखी कर रहा है पाकिस्तान। भारत सरकार ने तय किया है कि भारत का एक डेलीगेशन दुनिया के ताकतवर देशों में जाएगा और दुनिया को सबूत के साथ ये बताएगा कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। आतंकी यहीं से आते हैं, पाकिस्तान में ही इनकी ट्रेनिंग होती है और पाक फौज की मदद से ये आतंकी आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन भारत की देखा देखी में पाकिस्तानी सरकार भी वही काम करने जा रही है जो मोदी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने भी भारत की नकल करते हुए विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेजने का प्लान बनाया है। पाकिस्तानी सरकार बिलावल भुट्टो की अगुवाई में एक डेलीगेशन विदेश भेजेगा। इस डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो के अलावा हिना रब्बानी, पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी होंगे जो दुनिया भर में जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में जाकर बताएगा क्या? क्या पाकिस्तान दुनिया को ये बताएगा कि भारत ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा है, या फिर पाकिस्तानी ये बताएंगे कि भारत ने उसके एयरबेस तबाह कर दिए हैं? क्या पाकिस्तानी ये बताएंगे कि वो भारत का कोई हमला नहीं रोक पाए हैं? या फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन ये बताएगा कि भारत ने जहां चाहा वहां घुसकर मारा है? बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा मुंह खोलेगा तो उल्टा अपनी ही पोल खोलेगा।
अभी तक तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को आतंक का सिपाही मान रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी नकलची बंदर निकलेंगे ये तो अब पता चला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की है। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का पहला सबूत, भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब भारत को देखकर पाकिस्तान को भी ये आइडिया आया कि वो भी ऐसा कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करने का फैसला किया, और इसके बाद जब जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उतनी ही बार पाकिस्तानी सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का दूसरा सबूत, पीएम मोदी को देख अपनी सेना से मिले शहबाज। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का ये दूसरा सबूत है कि सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भारत की नकल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच गए तो पाकिस्तानी पीएम ने भी ऐसा करने का मन बनाया। शहबाज शरीफ भी पाक सेना के बीच पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही पाक सैनिकों को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने ये तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस जा चुके थे। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का तीसरा सबूत, भारत ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई तो पाकिस्तान ने भी फर्जी तस्वीरें जारी की। पाकिस्तान भारत की देखा देखी कर रहा है। इसका एक सबूत ये भी है कि भारत ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर दुनिया को दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी क्षति हुई है। तो जवाब में पाकिस्तान ने भी फर्जी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, और तो और ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ की AI जनरेटेड रिपोर्ट का हवाला देकर यहाँ तक दावा कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आसमान की सिकंदर है। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का चौथा सबूत, भारत ने अपना S-400 दिखाया तो पाकिस्तान ने अपने खटारा टैंक दिखाए। पाकिस्तान कितना बड़ा नकलची बंदर है, इसका एक सबूत ये भी है कि जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी पोल खोल दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे S-400 नजर आया, और इसी देखा देखी में शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़ गए, ऐसे टैंक के ऊपर जो पूरी तरह खटारा था, और इसे छिपाने के लिए टैंक के ऊपर झाड़ खनूस लगाया गया था। सच तो ये है कि पाकिस्तान ऐसी चीजों में भारत की नकल कर रहा है जिसमें वो भारत से आगे कभी नहीं निकल सकता। अगर पाकिस्तान भारत से शांति और अमन का पैगाम सीखता, मिलजुल कर रहने का भाव सीखता, तो शायद आज पाकिस्तान में शांति होती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, भारत के सख्त विरोध के बाद झुका IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं। बेल आउट की अगली किश्त के लिए नई शर्त लगाई गई है। IMF ने अब तक पाकिस्तान पर 50 शर्तें लगाई। अपना रक्षा बजट कम करे पाकिस्तान, ये IMF ने सख्त लहजे में कहा है कि अपना रक्षा बजट कंट्रोल में करो। और यहां भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि IMF पाकिस्तान को पैसा देने पर विचार करे, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान IMF से लेता है और उसके बाद आगे ट्रांसफर आतंकियों को कर देता है। पाकिस्तानी जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार की गई ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। लाल साड़ी पहने ज्योति मल्होत्रा हाथ जोड़े खड़ी है। सामने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक है, हिंदू धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि जब ज्योति मल्होत्रा जगन्नाथ मंदिर गई तो उसने मंदिर के कोने कोने का वीडियो बनाया
और वीडियो में हर तरफ से मंदिर को दिखाया, जिसके बाद अब कई तरह की आशंकाएं उठने लगी हैं। शक यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा मंदिर की गोपनीय तस्वीरें ले रही थी? क्या ज्योति पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का लोकेशन मैप किसी को शेयर कर रही थी? हमने अरेस्ट किया तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ये सवाल और आशंकाएं अब इसलिए उठ रही हैं। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद PIOs। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। क्योंकि ज्योति ट्रैवल ब्लॉगर थी, इसलिए पुलिस अब ज्योति की एक एक ट्रैवल हिस्ट्री खंगाल रही है। ये देखा जा रहा है कि ज्योति पिछले 2 से 3 सालों में कहां कहां गई, कहां कहां उसने वीडियो बनाए। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ज्योति के मोबाइल फोन और लैपटॉप को पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ज्योति के मोबाइल में सेव पाकिस्तानी नंबरों को डिकोड करने में जुटी है। ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों में कहां-कहां से पैसा आया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और ज्योति का दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश से क्या संबंध है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। खबर यह भी है कि पुलिस के साथ साथ IB के अधिकारी अब ज्योति से पूछताछ करेंगे। पहले ज्योति जो थी इसी घर के अंदर बैठ के लैपटॉप पे अपना जो काम था प्राइवेट वो यहाँ पर किया करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी जो नौकरी थी वो छूटी तो उसके बाद वो यूट्यूब पे जो वीडियोस थी वो बनाना उसने शुरू कर दिया, जिसके बाद वो जैसे जैसे उसकी वीडियोस पे जो लाइक्स थे और जो व्यूज थे वो बढ़ते गए तो वो कहीं ना कहीं अब वो दूसरी स्टेट्स में जाना उसने शुरू कर दिया। और इसी दौरान वो 2023 में दिल्ली की हाई कमीशन में पहुंचती है पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए, जहाँ पे वो दानिश नाम के शख्स से मुलाकात करती है। दानिश जो है आश्वासन देता है कि आपको 10 से 12 दिन का जो वीजा है वो मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है। उसके बाद जब उसको वीजा मिलता है वो पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान पहुंचने पे उसको वहां पे VVIP जो ट्रीटमेंट है वो वहां पे पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि वहां पे जो खुफिया एजेंसी से उनके अधिकारियों से मुलाकात करती है ज्योति मल्होत्रा, और उनके बाद जब वापस लौटती है, वापस लौटने के बाद कुछ गोपनीय जो जानकारी है वो साझा करने की कोशिश करती है, ऐसा उस पर आरोप लगा। अब तक जुटाए गए सबूतों और ज्योति से पूछताछ के आधार पर पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा 2 से 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज्योति जितनी बार पाकिस्तान गई उसके आने जाने, रहने खाने और घूमने का पूरा खर्च पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश ने ही उठाया। ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर दानिश ज्योति को एक एसेट यानी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहा था, जबकि ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा को तो ये भी पता नहीं कि ज्योति पाकिस्तान जाकर आई है। कभी कोई किसी बातचीत की हुई आपसे पाकिस्तान से संबंधित कोई किसी जानकार को? मेरे से कोई जानकारी नहीं। कितनी बार पाकिस्तान गई थी? मेरे को नहीं पता जी। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे तीनों के थे। जाते रहती है और भी जाते थे पाकिस्तान में घूमने की, पाकिस्तान में तो जाते हैं घूमना। गई थी ज्योति, गई होगी, कह रही थी मैं गई थी पाकिस्तान, 1 आध बार गई थी। हैरानी की बात यह है कि ज्योति ने पाकिस्तान जाकर वहां कई वीडियो बनाए थे। किसी वीडियो में ज्योति पाकिस्तानी चाय की तारीफ करती दिखी तो किसी में पाकिस्तानी ट्रेन की तारीफों के पुल बांधते दिखी। लेकिन जब ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान के वीडियो शेयर किए तब कई लोगों ने ज्योति को आईना भी दिखाया। किसी ने ज्योति को गद्दार कहा तो किसी ने लिखा कि इंडिया में घूमने की जगह नहीं मिली क्या जो पाकिस्तान जाना पड़ा। हालांकि ज्योति लोगों की परवाह न करते हुए वीडियो बनाती रही, लेकिन अब जिस तरह से ज्योति के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उससे ज्योति बेनकाब हो चुकी है। दावा है
कि ज्योति के साथ साथ उसके संपर्क में जो लोग थे सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों को पुलिस और जांच एजेंसियां किसी कीमत में छोड़ने वाली नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वही गद्दार ज्योति है जिसके इंस्टाग्राम पर एक फोटो अपलोड होती है, उर्दू में लिखा होता है इश्क लाहौर। लेकिन इस तरह की बहुत अलग अलग हरकतें थी, संदिग्ध हरकतें, जिसके बाद एजेंसियां अलर्ट हुई। मैं आपको बताती हूं, देखिए ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से शक बढ़ता गया। 2024 में पाकिस्तान के तुरंत बाद चीन का दौरा भी जासूस ज्योति ने किया। अप्रैल 2024 में 12 दिन पाकिस्तान में लगातार रही ज्योति जून 2024 में चीन चली गई और चीन में भी कई जगह लग्जरी गाड़ियों में घूमती रही। ज्योति के खर्च को लेकर एजेंसियों को लगातार शक होता गया। पाकिस्तान एम्बेसी में भी चीनी अधिकारियों से मुलाकात ये जासूस ज्योति करती है। पाकिस्तान रसूखदारों तक ज्योति की पहुंच बहुत आसानी से बन जाती है। मरियम नवाज से भी कई बार इस जासूस ज्योति ने मुलाकात की थी, जो भारत में रही, भारत में खाती रही, लेकिन भारत के खिलाफ गद्दारी करती रही। पाकिस्तान में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में घूमती थी ये जासूस ज्योति। प्रतिबंधित एरिया में भी जाने की इसको पूरी छूट थी। पाकिस्तान के कई हाई प्रोफाइल पार्टी में शामिल होती थी और उसके बाद वहां पर भी व्लॉग बनाती थी और ये बताती थी कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। लगातार इमेज करेक्शन का काम कर रही थी। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जासूस ज्योति का चीन कनेक्शन सामने आया है। चीन की यात्रा पर भी ज्योति मल्होत्रा गई थी, पाकिस्तान के साथ चीन भी गई थी। ज्योति पाकिस्तान की बात और चीन के बड़े अधिकारियों से मिलने का दावा भी किया जा रहा है। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है, और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। और दर्शकों, अब मैं आपको बताती हूं भारत की अगली कूटनीतिक स्ट्राइक क्या रही, कैसे दुश्मन के यार का जमकर बॉयकॉट और बहिष्कार हुआ। तुर्की का पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने यानी कि तुर्की ने जो गलती की है अब वो उसका खामियाजा भुगत रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भारत में कोई भी अब तुर्की से व्यापार नहीं करेगा, कोई भी तुर्की घूमने के लिए नहीं जाएगा, तुर्की की कोई भी फिल्में या सीरियल्स भारत में नहीं देखी जाएंगी। जमकर विरोध हो रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की का बहिष्कार, भारत का एक और करारा प्रहार। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, अब एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मुसीबत के समय जिस तुर्की की भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, उसी दगाबाज देश ने भारत को धोखा देकर जंग में पाकिस्तान का साथ दिया। और तो और भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान को ड्रोन की मदद भी मुहैया कराई। बस फिर क्या था, भारत ने पहले जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई और फिर तुर्की को सबक सिखाना शुरू कर दिया। पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाद अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भी तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने समझौते रद्द कर दिए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोनों देशों के 23 विश्वविद्यालयों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सतनाम सिंह संधू ने बताया कि राष्ट्र को सर्वोपरि रखते ये फैसला लिया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अजरबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का
फैसला किया है। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो खत्म कर दिया है। एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुर्की के साथ नाता तोड़ने के बाद अब आईआईटी बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। ये कदम सीधे तौर पर तुर्की को संदेश है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आगे भी उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी चोट के बावजूद तुर्की सुधरने को तैयार नहीं और अब वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पाले में खड़े होने की बात कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे पर दखल देकर अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है, क्योंकि भारत इसे कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहरहाल भारत की यूनिवर्सिटी ने संदेश दे दिया है कि इसके लिए देश हित सर्वोपरि है। वहीं दूसरी ओर भारत का रुख भी साफ है, जो भी देश हमारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा उसके साथ हमारे रिश्ते नहीं चल सकते। और अब आने वाले समय में भी तुर्की पर भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारतीय सेना वो सेना है जो किसी को छेड़ती नहीं, और अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसे छोड़ती नहीं। हर हमले का ऐसा जवाब मिलता है कि दुश्मन थर्रा उठता है। ये वो वीर है जो भारत की शान है, जो भारतीय नागरिकों का गर्व है, जो हिंद के प्रहरी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। ये भारतीय सेना के वो जवान हैं जो पूरे भारतवर्ष की ताकत हैं। अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र पर, बरसेगी ऊपर वर्दी पर। जिनका अदम्य साहस देश की ढाल है, तिरंगे की शान है। ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, कश्मीर की ऊंची पहाड़ियां हो, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी या समुद्र की लहरें, ये अडिग हैं, इनका जज्बा अडिग है। ये वो वीर जवान हैं जो शत्रुओं का नामो निशान मिटाकर रख देते हैं, जिनका खौफ हमेशा दुश्मन के दिल में बैठा रहता है। हाल ही में भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को भारत की ताकत और पाकिस्तान को उसकी हैसियत दोनों ही दिखा दी। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये भारत की वो ताकत है जिनका कर्तव्य ही उनका मार्गदर्शक है, जिनका कर्म ही देश की रक्षा करना है। और इस भारतीय सेना को हर भारतीय फख्र से सैल्यूट करता है, दिल से जय हिंद बोलता है। इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।